Hello everyone, welcome to today's session and now we'll be studying about transport in plants. So why do we need to study about transport? हमें पता है कि जो पेड़ हैं उनमें जो रूट्स हैं they absorb the water and minerals from the soil. अभी absorption तो हो गया but how this water and mineral will be transported all over up till the stem and the flower. So the mechanism behind all this, which includes transpiration, the transpiration pull theory, about different various diffusion, जिसमें osmosis आता है आपका, जिसमें ascent of sap आता है. So इन सब को समझने के लिए we need to study about transport in plant and how the mechanism works. Okay, and why the transport is necessary? First of all, transport किस चीज का हो रहा है? मेनली वाटर का एंड उसके साथ साथ सल्यूट्स का. सल्यूट्स में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स आ जाते हैं. बट व्हाई दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहली बात, इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? प्लांट सेल में हमने देखा है कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोप्लाज्म का मेन कंटेंट वाटर है. अब प्रोटोप्लाज्म है प्लांट सेल के अंदर और सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और ये ऑर्गेनल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. अब अगर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ही हैम्पर हो जाएगा देन दीज सेल्स विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. फिर दूसरा आता है सॉल्वेंट. बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हम घर में पानी लेते हैं, उसमें चाहे हम सॉल्ट डालें चाहे शुगर डालें, इट गेट डिसॉल्व्स इन फ्यू सेकेंड्स. सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो प्लांट में क्या होता है, जितनी भी गैसेस आती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जितने भी लिपिड और व्हाटसोएवर मॉलिक्यूल्स आते हैं, दे आर इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. द थर्ड इज केमिकल रिएक्टेंट. अब केमिकल रिएक्टेंट की तरह कैसे काम करता है? हमें पता है कि सेल है प्लांट के अंदर, देयर आर न्यूमरस सेल, मिलियंस ऑफ सेल. लेकिन एक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है. अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, कुछ सर्टेन एंजाइम्स, कुछ सर्टेन आपको इनिशिएशन एक्टिविटी चाहिए होती है. एंड दिस इज ऑल ब्रॉट अबाउट बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि वाटर में कुछ चार्जेस होते हैं, दे आर एबल टू अट्रैक्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी वाटर जरूरी होता है. फिर आपका आता है टर्गरिटी. ना व्हाट इज टर्गरिटी? इसका भी हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं. आप घर में रेजन लीजिए, या हिंदी में बताएं तो किशमिश. उसको अगर आप पानी के बोल में ओवरनाइट रख देंगे तो नेक्स्ट डे यू ऑब्जर्व कि वो फुल फ्लेजेड कंडीशन में हो जाती है, इट गेट्स स्वॉलन अप. तो वो कंडीशन क्या होगी? टर्गिड हो गई. ठीक है, वो आपकी किशमिश क्या होगी? इट इज टर्गिड. तो प्लांट में टर्गिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका कोई भी स्टेम है, कोई भी लीफ है, या आपका कोई भी पेड़ है, आप गर्मियों में देखते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपका पेड़ जो है मुरझा जाता है. ठीक, क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है. बट अगर आप उसी पेड़ को अच्छे से पानी दे एंड यू आर मेंटेनिंग द होल वाटर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल इनसाइड दैट वाटर, तो दैट ट्री रिमेन्स हेल्दी एंड ग्रीन. वो एकदम सीधा सीधा रहता है एंड इट इज फ्रेश. तो वो जो कंडीशन होती है ना, द प्लांट इज टर्गिड, इट्स फ्रेश, द लीव्स आर हेल्दी, द लीव्स डू नॉट विल्ट और ड्रूप. सो वो कंडीशन हो जाती है आपकी, टर्गिडिटी प्रोवाइड करती है. फिर लास्ट आता है मेंटेनिंग द टेम्परेचर. इसका हम ह्यूमन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं. जब गर्मी ज्यादा होती है, व्हाट डू वी डू इज वी स्टार्ट स्वेटिंग. जब गर्मी कम होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, विंटर्स होते हैं, तो वी स्टार्ट रिटेनिंग वाटर कि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए. उसी तरह से पेड़ों में भी होता है. अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इफ द टेम्परेचर इज बियॉन्ड 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर प्लांट्स 35 to 45 is considered as an optimum temperature for photosynthesis which is bearable by the plants. But टेम्परेचर अगर 45 से एक्सीड कर गया तो प्लांट्स में क्या होता है? द वाटर लॉस टेक्स प्लेस. अब ये वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. टेम्परेचर ज्यादा है तो प्लांट को भी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, थर्मोस्टैटिक रेगुलेशन करना है. तो इस थर्मोस्टैटिक रेगुलेशन करने के लिए द प्लांट स्टार्ट लूजिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो प्लांट क्या होता है? टेम्परेचर प्लांट का कम हो जाता है तो प्लांट गेट्स कूल डाउन.
उसी तरह से अगर आपका एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, प्लांट जो है ड्रूप करने वाला है, तो प्लांट जो है अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है एंड द वाटर इज रिटेन्ड इनसाइड द प्लांट. So that is how it maintains the temperature. So these are the reasons why transport is necessary and why water is necessary in the plant. The first is it is the component of protoplasm. It is a solvent. Water is the universal solvent. It acts as a chemical reactant. It gives turbidity to the plant and helps in maintaining the temperature. अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर स्टार्ट हुआ है, तो कैसे स्टार्ट हुआ है? तो हम सबसे बेसिक फेनोमेना से स्टार्ट करेंगे, विच इज डिफ्यूजन. नाउ एज वी ऑल नो, डिफ्यूजन वाज गिवन, और यू कैन से द डिफ्यूजन के बारे में हमें बताया था साइंटिस्ट आर ब्राउन ने. ओके, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है, किस तरह से होता है, हाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात करी जाए तो डिफ्यूजन को अगर हम लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करें तो ये क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एयर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कोई भी तरह के मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. अब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या जहां पे मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जा रहे हैं. ठीक है, तो डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द बुक, सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from their concentration of higher place to their concentration of lower place, or you can say according to the concentration gradient. Okay, डायग्राम से अगर हम एक्सप्लेन करना है चाहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के हमने मॉलिक्यूल्स लिए. ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपके डाई के मॉलिक्यूल्स है. तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, डाई इज अ सोल्यूट, हम मान के चलते हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके डाई मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. अब डिफ्यूजन में एक और बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता. अब कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या है? फ्री मूवमेंट है. जहां जहां पे पार्टिकल्स कम होंगे, जहां जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वहां पे पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज होके अपने आप इवन हो जाएंगे. पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे, बाकी जगह पे द पार्टिकल्स आर नॉट देयर, तो मतलब कि क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन. और ये क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन. सो द पार्टिकल्स स्टार्ट डिस्पर्सिंग इन दी अदर एरियाज, और वो तब तक डिस्पर्स होते रहते हैं जब तक कि इवनली स्प्रेड नहीं हो जाते. ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे था, मूवमेंट हो गया टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और तब तक डिफ्यूज होते रहे जब तक उन्होंने इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लिया. अब डिफ्यूजन तो हो गया, तो डिफ्यूजन होता कैसे? एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं. आपने पानी लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर, या फिर ग्लास ऑफ वाटर, आप उसमें चीनी डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स दैट शुगर गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, पूरे का पूरा पानी मीठा हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन में देयर इज नो मेम्ब्रेन, सो क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है. चाहे आप रूम में परफ्यूम डाल दें, चाहे आप कोई भी गैस स्प्रेड कर दें, तो दिस इज व्हाट? फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर. अब डिफ्यूजन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? हमने क्योंकि देखा कि डिफ्यूजन क्या है? फ्री मूवमेंट है. अब ये कैसे एनहांस होगा और कैसे ये डिले होगा, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा. कहीं जगह पे आप 100 एटम्स रख दिए, कहीं पे आप 10 रख दिए, तो 100 से 10 आने में बहुत तेज से आएंगे क्योंकि कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है बीच में. तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दिया आपने, तो डिफ्यूजन क्या हो गया? बढ़ गया. डिस्टेंस अगर हम हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच का कम कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच में डिस्टेंस कम कर दें, तो क्या होगा? डिफ्यूजन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि डिफ्यूजन पॉसिबल तब इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर टेंडेंसी होती है काइनेटिक एनर्जी में आके मूव करने की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक, अब हमने उसमें क्या किया? टेम्परेचर दे दिया. पानी बॉयल हो रहा है, हमने टेम्परेचर दे दिया. तो जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मूविंग इन टू एंड फ्रो मोशन.
एक पैन में आप पानी लीजिए, उसमें आप टेम्परेचर दे दिए तो द मॉलिक्यूल स्टार्ट डूइंग द मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो इट स्टार्ट मूविंग। अब इसी मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, मूवमेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे कोई मेम्ब्रेन लगा दें, चाहे वो सेमी परमिएबल हो चाहे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो एंड अब डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं। अब क्यों होना है डिफ्यूजन, ताकि आपका द वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट में इजी हो जाए, इसलिए जरूरी है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की वजह से इजिली वाटर का लॉस हो और जब स्टोमेटा ओपन हो तो गैसेस का एक्सचेंज हो। सो दैट इज व्हाई डिफ्यूजन इज नेसेसरी इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। डिफ्यूजन के बाद आपका आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, हमने अभी देखा कि आपका डिफ्यूजन जब भी होता है देन देयर इज नो मेम्ब्रेन, फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, बट दे आर लाइपोफोबिक। आई अगेन रिपीट, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक बट दे आर लाइपोफोबिक। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को जाना तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो वहां पे मेन कंटेंट किसका होता है, लिपिड का। अब लिपिड क्या है, फैट है। अब अगर ये सब्सटेंसेस फैट से ही फोबिक होंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइपोफोबिक, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे कैसे। अब इनको मेम्ब्रेन के अंदर ले जाने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स। फर्स्ट वन इज द कैरियर प्रोटीन, द अदर वन इज द चैनल प्रोटीन। अब ये कैरियर और चैनल प्रोटीन क्या करता है, कैरियर प्रोटीन की एक बहुत ही स्पेशल सी क्वालिटी है, इट चेंजेस द शेप, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल और उसको मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, वो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है, वो इस कैरियर प्रोटीन में आया, उस मॉलिक्यूल का शेप चेंज हुआ और मेम्ब्रेन से पास हो गया। मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे क्योंकि ये लाइपोफोबिक है, तो लिपिड के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे, डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू दीज चैनल्स। तो ये काम किसने किया, कैरियर प्रोटीन ने। अब नेक्स्ट आता है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन की आप एक बात याद रखिए, these channel protein, they are of three types: aquaporins, ion channels and gated channels. Now why are we talking about different type of channels? वो भी तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स इजिली पास करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये शेप चेंज नहीं कराते हैं। ये जो एक्वापोरेंस होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं थ्रू दिस मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर और फैट दे आर नॉट वेरी इजिली सॉल्युबल, तो इसलिए जो चैनल्स वाटर को कैरी करते हैं, जो पोर होती हैं, दे आर नोन एज द एक्वापोरेंस। आयन चैनल्स क्या करते हैं, आपका आयंस को कैरी करते हैं, जैसे कि आपका हो गया K+, Na+, ठीक है, उनको कैरी कौन करता है, आयन चैनल्स। और ये गेटेड चैनल्स की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि इनको एक स्टिमुलस चाहिए होता है। स्टिमुलस कैसा, इन द फॉर्म ऑफ एनी मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ एनी आयन। ये यहां से क्लोज होते हैं, ठीक। जैसे ही इनको स्टिमुलस मिलता है कि हाँ कोई स्ट्रक्चर आने वाला है, दे गेट ओपन एंड द स्ट्रक्चर इज पास्ड। अब इन चैनल प्रोटीन और इन कैरियर प्रोटीन दे आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस आ जाएगा तो वो डायरेक्टली इसके थ्रू पास हो जाएगा। इनका स्पेशल फीचर ये होता है, दे आर वेरी मॉलिक्यूल स्पेसिफिक। कैरियर प्रोटीन्स कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ही शेप चेंज करके उसको इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है, और चैनल प्रोटीन भी। चैनल प्रोटीन में आप याद रखें कि दीज एक्वापोरेंस इन आयन चैनल्स आर ओपन थ्रू आउट, क्योंकि पानी का मूवमेंट तो हमेशा ही होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है।
तो एक्वापोरेंस और आयन चैनल्स आर ओपन थ्रू आउट। आयन चैनल्स की ओपन रहते हैं क्योंकि प्लांट में भी क्या है, स्टिमुलस आता है। दे ऑल्सो हैव रिसेप्टर, जिसमें फोटो रिसेप्शन होता है, मैकेनो रिसेप्शन होता है, थर्मो रिसेप्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, आयन का मूवमेंट होता है। सो दीज एक्वापोरेंस एंड आयन चैनल्स आर ओपन थ्रू आउट। लास्ट में आपकी गेटेड चैनल्स वो बंद रहते हैं यूजुअली, लेकिन जब भी कोई ना कोई स्टिमुलस आता है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ अ आयन, these channels get opened and the substance is passed through the membrane. Okay, so this is how facilitated diffusion takes place. Facilitated नाम हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है in the name of carrier protein और in the form of channel protein. Now coming up next to active transport. डिफ्यूजन है, इजी सा मैकेनिज्म है कि आपका मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो व्हाई डू वी नीड दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव वर्ड जहां पे भी लगेगा मतलब ये है कि एटीपी का यूज हो रहा है। अब एटीपी का यूज हो रहा है तो फॉस्फेट कहां से आता है? फॉस्फेट जब भी इन तरह के प्रोसीजर्स में आता है, इट इज मेड अप ऑफ और इट इज टेकन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई अगेन रिपीट, इन प्रोसेस में जो एटीपी होता है उसमें जो आपको फॉस्फेट मिलता है ये आपको मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, आपके पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आ गया, जिसमें से हर बार वन ऑफ द फॉस्फेट आयन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव है, एनर्जी किस फॉर्म में लग रही है? एटीपी की। अब हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहली बात एनर्जी लग रही है तो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में the molecules are transferred from the region of lower concentration to the region of higher concentration। ठीक है, ऑपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है तो ऑब्वियस है एनर्जी लगेगी। ठीक है, इट्स नॉट दैट वेरी इजी, तो एनर्जी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स चैनल है, ये आपका ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैनल होता है और ये जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, चैनल ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज द चैनल थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स पास। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेड, तो एंड दिस इज द चैनल। तो जैसे ही ये आपका जो ट्रांसपोर्टेंट होता है ये इस चैनल के कॉन्टैक्ट में आता है, दे फॉर्म अ चैनल ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहां पे आके ये जो बना है ये आपका चैनल ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्लेक्स बना है। अब हम सोच रहे हैं कि एनर्जी क्यों नहीं यूज हुई अभी तक। अभी एनर्जी यूज नहीं होती है क्योंकि मेम्ब्रेन के थ्रू आपका जो है द मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्लेक्स बना, सेल के आउटसाइड से हमने एक मॉलिक्यूल उठाया, कॉम्प्लेक्स बनाया इन दी सेल मेम्ब्रेन और फिर चैनल के थ्रू पास कराते हुए हम वो मॉलिक्यूल को लेकर आ गए इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, चैनल की जितनी एनर्जी प्रेजेंट थी वो तो यूटिलाइज हो गई, अब दूसरी एनर्जी कहां से आएगी? यहां से। यहां पे हुआ आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट is divided into adenosine diphosphate plus one molecule of phosphorus. ये phosphorus is picked up by the channel protein, then again it has gained the energy to pick up a molecule from a lower concentration from the outside of the cell, again forming the complex and transferring the molecule in the inside of the cell in the higher concentration, and this cycle gets repeated on। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन या आप बोले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तब होता है व्हेन ऑल दी कैरियर प्रोटीन्स और व्हेन ऑल दी चैनल प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेल मेम्ब्रेन में एक ही चैनल प्रोटीन है, एक सेल मेम्ब्रेन में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल प्रोटीन।
तो जब सारे के सारे चैनल प्रोटीन यूटिलाइज हो गए, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन हो गया या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। आई अगेन एक्सप्लेन दिस डायग्राम। ये हम देख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं विच आर आउटसाइड द सेल, they are the transportant, okay, they are known as the transportant। ठीक है, ये आपका कैरियर प्रोटीन है। तो these transportant along with the carrier protein form the channel transportant complex। उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो चैनल प्रोटीन है ये मूवमेंट करा देता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम द लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये यहाँ पे आ गया, इस चैनल प्रोटीन की सारी एनर्जी क्या होगी? यूटिलाइज होगी। तो जब एनर्जी यूटिलाइज होगी तो आगे की एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब इस एटीपी का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। जब इस एटीपी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू एडीपी एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। This get utilized by the channel protein again, फिर से वो जाता है मॉलिक्यूल को कैरी करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड देन अगेन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू इनसाइड ऑफ द सेल। ओके, नाउ दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द यूनिपोड, नेक्स्ट इज द सिम्पोड एंड देन कम्स द एंटीपोड। अब यूनिपोड, सिम्पोड, एंटीपोड में क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो मतलब कि क्या है? कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन तीनों में होंगे। बट डिफरेंस क्या आता है? यूनिपोड, यूनिपोड में ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज पास्ड थ्रू द चैनल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको इजिली दिख रहा होगा कि इन द फर्स्ट वन ओनली ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड थ्रू द चैनल। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यूनिपोड, एक ही डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका सिम्पोड। सिम्पोड में क्या होता है? 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, बोथ ऑफ देम आर पास थ्रू द चैनल बट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, both of the molecules are passing through the same channel in the same direction, so this is known as the sympod। then the last one is the antipode। antipode में क्या होता है? 2 different type of molecules are passed from the same channel in opposite direction, this is known as the antipode। I'll again repeat, unipode में क्या होता है? only one type of molecule is passed through the channel in one direction। sympode में क्या होता है? 2 types of molecules are passing through the channel in the same direction, and the last one is antipode, जिसमें 2 type of molecules are passing through the channel in 2 different directions। So this is how facilitated diffusion takes place। So in this lecture of transport in plants we studied that why do we need transport। ठीक है, क्यों हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट इतना एसेंशियल होता है? क्यों एसेंशियल होता है? बिकॉज इट इज द मेन कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, केमिकल रिएजेंट, टर्बिडिटी, थर्मोस्टैटिक रेगुलेशन। ठीक है, अब ये वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे? सबसे पहला और सबसे इजी मेथड है डिफ्यूजन, which was given by R. Brown, जिनमें उन्होंने बताया diffusion is the simple movement of water molecules from the region of higher to the region of lower concentration। अब कभी कभी क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल तो कराना है लेकिन इट इज नॉट इजी क्योंकि वहां पे लिपिड प्रेजेंट है। तो इस चक्कर में जब हमें सेल मेम्ब्रेन से वाटर को पास कराना है तो आपको कुछ प्रोटीन्स मिल लेते हैं। दे वर द कैरियर प्रोटीन एंड दे वर द चैनल प्रोटीन, जिसमें दे वर ऑफ 3 टाइप्स, the aquaporins, the ion channels and the gated channels। फिर हमने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो हो गया, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत तब पड़ी जब हमें वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट करना पड़ा फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। एंड इन द लास्ट वी स्टडीड
that the facilitated diffusion is of three types, that is uniport, symport and antiport. जिसमें uniport में only one type of molecule is passed through the channel in one direction. In symport, two type of molecules were passing through the channel in similar direction. And in antiport, two type of molecules were passing through the channel in different direction. Okay, so that was all about today's session. Thank you so much.